द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे सवाल की पड़ताल कर रहे हैं जिसने मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर किया है। एक शहर कन्नौज, वो इतना बेशकीमती कैसे हो गया कि उसे पाने की जिद में तीन महान साम्राज्य खुद ही तबाह हो गए। हाँ, ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये एक जुनून की कहानी है जिसने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। और उस दौर को समझने के लिए हमारे पास 8वीं से 12वीं सदी के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। वो हमें बताते हैं कि गुप्त साम्राज्य के बाद का जो उत्तर भारत था, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन हर राजा के मन में एक सपना था, एक छत्र सम्राट बनने का सपना, और उस सपने का एक नाम था कन्नौज। वो सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि उस दौर का आयरन थ्रोन था। अच्छा, तो जिस पर बैठने का ख्वाब हर कोई देख रहा था। हर कोई। तो आज का हमारा मिशन इसी जुनून को समझना है। हम देखेंगे कि कन्नौज के लिए ये महासंग्राम क्यों शुरू हुआ, वो तीन महाशक्तियां कौन थीं, और कैसे इस 200 साल लंबी लड़ाई के अंत में एक ऐसी नई शक्ति का उदय हुआ जिसे हम आज राजपूतों के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले कन्नौज में ऐसे क्या खास था? देखिए, कन्नौज की खासियत उसकी लोकेशन थी। आप सोचिए, सम्राट हर्षवर्धन ने उसे अपनी राजधानी क्यों बनाया होगा? क्योंकि ये गंगा घाटी के सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ इलाके के ठीक बीच में था। मतलब जिसका कन्नौज पर कब्जा उसका पूरे उत्तर भारत के व्यापार, खेती और कह सकते हैं कि खजाने पर नियंत्रण था। सत्ता का ज्योग्राफिकल सेंटर। बिल्कुल। तो इस आयरन थ्रोन पर कब्जे के लिए तीन बड़े दावेदार मैदान में थे। दक्षिण से कौन आ रहा था? दक्षिण से आ रहे थे राष्ट्रकूट। ये दक्कन के समझिए कि बेताज बादशाह थे, जिनकी राजधानी मालखेड़ में थी। वो पहले से ही दक्षिण में पल्लवों और चालुक्यों से लड़ रहे थे, लेकिन अमोघ वर्ष जैसे उनके राजा बहुत महत्वाकांक्षी थे। मतलब उनकी नजर उत्तर भारत पर थी। हाँ, वो चाहते थे कि राष्ट्रकूटों का दबदबा सिर्फ दक्कन तक न रहे, बल्कि उत्तर भारत भी उनके सामने झुके, और उसका रास्ता कन्नौज से होके जाता था। ठीक है, तो एक खिलाड़ी थे राष्ट्रकूट। पश्चिम में कौन था? हमारे स्रोतों में प्रतिहारों का जिक्र है, लेकिन उनके बारे में कहा गया है कि वो पहले सिर्फ स्थानीय अधिकारी थे। तो ये मामूली अधिकारियों से एक साम्राज्य की ताकत कैसे बन गए? एक बड़ी जीत से उन्होंने म्लेच्छों को हराया। अब ये शब्द म्लेच्छ उस समय विदेशियों या बर्बर लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ इसका मतलब अरबों से है। वही अरब जो उस समय सिंध जीत चुके थे। हाँ, और पूरे भारत में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मतलब उस समय अरब सेनाओं को रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता था। बिल्कुल, उन्हें एक अजेय शक्ति समझा जाता था। ऐसे में जब प्रतिहारों ने उन्हें हराया, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा। इस एक जीत ने प्रतिहारों को रातों रात एक तरह से राष्ट्रीय हीरो बना दिया। एक ऐसी शक्ति जो बाहरी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा कर सकती थी। और इसी जीत ने उन्हें कन्नौज की रेस में एक बड़ा दावेदार बना दिया। तो हमारे पास दक्षिण से राष्ट्रकूट और पश्चिम से प्रतिहार हो गए। तीसरा दावेदार कौन था? तीसरा दावेदार पूर्व से आया, बंगाल और बिहार का पाल राजवंश। और इनका शासन लगभग 400 साल तक चला, जो बहुत लंबा समय है। 400 साल? हाँ, इनकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। जब पूरे इलाके में अराजकता फैली हुई थी, तो वहां के सरदारों ने मिलकर गोपाल नाम के एक व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया, ताकि शांति स्थापित हो सके। लेकिन उनके बेटे धर्मपाल, वो तो बहुत आक्रामक निकले। बहुत ज्यादा। उन्होंने ही पाल साम्राज्य को एक सैन्य शक्ति बनाया। और उन्होंने अपनी शक्ति कैसे बढ़ाई? क्या सिर्फ सेना के दम पर? नहीं, सेना और कूटनीति दोनों के दम पर। एक तरफ उन्होंने मजबूत सेना बनाई, तो दूसरी तरफ तिब्बत के राजा जैसे पड़ोसियों से दोस्ती की, ताकि बाकी दिशाओं से कोई खतरा ना हो। सही। और फिर अपनी पूरी ताकत कन्नौज की तरफ लगा दी। तो अब बिसात बिछ चुकी थी, तीन महाशक्तियां और बीच में एक इनाम, कन्नौज। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ये संघर्ष कैसा था? क्या कोई एक निर्णायक लड़ाई हुई? नहीं, यही तो इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ये कोई एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला एक सिलसिला था। पीढ़ियों तक? हाँ, सोचिए, एक पीढ़ी में प्रतिहार राजा कन्नौज जीतता है, तो अगली पीढ़ी में पाल राजा उसे खदेड़ देता है। और जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी दक्षिण से राष्ट्रकूट आकर बाजी पलट देते हैं और कन्नौज पर कब्जा कर लेते हैं। बिल्कुल। और ये 200 साल तक चलता रहा। किसी को भी स्थायी रूप से कुछ हासिल नहीं हुआ। ये एक न खत्म होने वाला चक्रव्यूह था। इस उथल पुथल के बीच क्या कोई ऐसा राजा हुआ जिसने कुछ समय के लिए इस चक्रव्यूह को तोड़ा हो? हाँ, एक राजा था, प्रतिहार राजा भोज,
जिनका शासनकाल 836 से 882 ईस्वी तक था। हमारे स्रोत उन्हें उस समय उत्तर भारत का सबसे महान योद्धा बताते हैं। अच्छा। उन्होंने ही लंबे समय बाद कन्नौज पर फिर से कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाकर प्रतिहार साम्राज्य को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया। लेकिन क्या वो बाकी दो शक्तियों को पूरी तरह खत्म कर पाए? नहीं, यही तो उस दौर की राजनीति का संतुलन था। भोज ने जब राष्ट्रकूटों पर हमला करने की कोशिश की तो उन्हें उस समय के महान राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हारना पड़ा। मतलब कोई भी इतना मजबूत नहीं था कि बाकियों को मिटा सके। सही कहा। लेकिन राजा भोज की शोहरत सिर्फ भारत तक ही सीमित थी। हमारे स्रोतों में एक हैरान करने वाली बात लिखी है। एक अरब व्यापारी सुलेमान का जिक्र है जो 851 ईस्वी में भारत आया था। क्या उसने भी भोज के बारे में कुछ लिखा है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। सुलेमान अपने लेखों में जुज्र नाम के एक देश के राजा की बहुत तारीफ करता है। जुज्र? हाँ, वो लिखता है कि इस राजा के पास भारत की सबसे बेहतरीन घुड़सवार सेना है और उसका राज्य बहुत अमीर और सुरक्षित है। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि जुज्र गुजरात के लिए अरबी नाम था और जिस राजा की वो बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि राजा भोज ही थे। कमाल है। मतलब उनकी ख्याति विदेशों तक थी। अच्छा, युद्ध के अलावा उनकी और क्या खासियतें थीं? भोज सिर्फ योद्धा नहीं थे, साहित्य और धर्म के भी संरक्षक थे। वो वैष्णव धर्म को मानते थे और उनके कुछ सिक्कों पर हमें विष्णु के वराह अवतार का चित्र मिलता है। और उन्होंने अपना टाइटल भी रखा आदिवराह। हाँ, मतलब वो सिर्फ राजा नहीं थे बल्कि अपनी धार्मिक पहचान का भी खुलकर ऐलान कर रहे थे। ये उस दौर का एक ट्रेंड था कि राजा खुद को किसी देवता से जोड़कर अपनी वैधता और सम्मान बढ़ाते थे। तो भोज के बाद भी ये संघर्ष चलता रहा। तो फिर इस 200 साल लंबे थका देने वाले युद्ध का अंत कैसे हुआ? इस सब का क्या मतलब निकला? और यहीं उस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कन्नौज को जीतकर एक छत्र साम्राज्य बनाने की जो जिद थी, उसी ने इन तीनों साम्राज्यों को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि वे खुद ही ढह गए। मतलब वो एक दूसरे को हराने में इतने मशगूल थे कि उन्हें ये दिखाई नहीं कि वो सब मिलकर हार रहे थे। बिल्कुल। 916 ईस्वी आते आते तीनों शक्तियां राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार लगभग खत्म हो चुकी थीं। तो जब ये तीन बड़ी ताकतें एक दूसरे से लड़कर कमजोर हो गईं, तो उत्तर भारत की सियासत में एक खालीपन आ गया होगा। हाँ, एक पावर वैक्यूम। कोई एक बड़ी शक्ति बची ही नहीं थी जो सबको काबू में रख सके। और इतिहास का नियम है कि जब भी कोई खाली जगह बनती है तो कोई नई शक्ति उसे भरने जरूर आती है। तो हमारे पास एक ऐसा मैदान था जहां के पुराने सारे बड़े खिलाड़ी थककर बाहर हो चुके थे। खेल खत्म नहीं हुआ था, बस खिलाड़ी बदल गए थे। और इन नए खिलाड़ियों को हम आज राजपूतों के नाम से जानते हैं। इनकी एंट्री अचानक नहीं हुई, ये पहले से ही वहां मौजूद थे, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। प्रतिहार साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। इसी बिखराव से राजपूतों का उदय हुआ। लेकिन ये राजपूत थे कौन? इनकी उत्पत्ति आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। तो क्या क्या सिद्धांत हैं इनकी उत्पत्ति को लेकर? एक थ्योरी कहती है कि ये मध्य एशिया से आई हूण जैसी जनजातियों के वंशज थे जो भारत में ही बस गए और धीरे धीरे यहाँ के समाज में घुल मिल गए। वहीं राजपूत खुद को हमेशा क्षत्रिय वर्ण का मानते थे और अपने वंश को प्राचीन भारत के महान राजाओं से जोड़ते थे। वो खुद को या तो सूर्यवंशी यानी सूर्य के वंशज या चंद्रवंशी बताते थे। लेकिन एक तीसरा सिद्धांत भी है जिसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है ना, अग्निकुल का सिद्धांत। हाँ, अग्निकुल का सिद्धांत। इसके अनुसार 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति माउंट आबू पर हुए एक यज्ञ की अग्नि से हुई थी। ये 4 वंश थे प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और पवार। इन चारों ने पश्चिमी और मध्य भारत, खासकर राजस्थान में अपनी सत्ता स्थापित की। और यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। इनमें से कई राजवंशों ने अपनी शुरुआत इन्हीं बड़े साम्राज्यों जैसे प्रतिहारों या राष्ट्रकूटों के सामंतों या छोटे शासकों के तौर पर की थी। सही पकड़ा। जैसे ही उन्हें लगा कि केंद्र की शक्ति कमजोर हो रही है, उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। ये उस दौर का एक क्लासिक पैटर्न था। बड़े साम्राज्यों के खंडहरों पर ही छोटे क्षेत्रीय राज्य पनपते हैं। हाँ, जैसे बुंदेलखंड में चंदेल, मेवाड़ में गोहेल और दिल्ली के पास तोमर। दिल्ली का जिक्र आया तो इसकी कहानी भी इसी दौर से शुरू होती है। तोमर, जो पहले प्रतिहारों के ही सामंत थे, उन्होंने 736 ईस्वी में ढिल्ली नाम का शहर बसाया, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। और ये उस समय की राजनीतिक अस्थिरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, तोमर प्रतिहारों से आजाद तो हो गए, लेकिन ज्यादा दिन अपनी आजादी कायम नहीं रख सके। बाद में चौहानों ने उन्हें हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मतलब एक दूसरे से लगातार लड़ाई।
और इन्हीं चौहानों के राजकुमार थे पृथ्वीराज तृतीय, जो बाद में चंद-बरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के नायक बनकर भारतीय इतिहास में अमर हो गए। और यहीं पर कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। इन राजपूतों की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी बहादुरी, उनका सम्मान, उनका युद्ध कौशल, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ये कैसे हो सकता है? ताकत ही कमजोरी कैसे बन गई? क्योंकि वो बाहरी दुनिया को भूलकर सिर्फ आपस में ही ये साबित करने में लगे रहे कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है। उनकी लड़ाई जमीन या संसाधनों से ज्यादा सम्मान और कह सकते हैं दिखावे की लड़ाई बन गई थी। अपने पड़ोसी राजा को हराना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। हाँ, ये एक ऐसी रेस थी जिसमें जीत किसी की नहीं होनी थी। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे वर्ल्ड कप आने वाला है और आपकी टीम के सारे बेहतरीन खिलाड़ी आपस में ही गली क्रिकेट में लड़कर खुद को घायल कर लें। जब असली मैच का दिन आया तो मैदान में उतरने के लिए कोई फिट ही नहीं बचा। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। इन आपसी लड़ाइयों ने उन्हें भीतर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। तो जब उत्तर पश्चिम से महमूद गजनवी के रूप में एक बाहरी आक्रमण का खतरा आया, तो वे एकजुट होकर उसका सामना करने की हालत में ही नहीं थे। वे आपस में बंटे थे, एक दूसरे पर शक करते थे और सालों की लड़ाई ने उनकी ताकत खत्म कर दी थी। और गजनवी के आक्रमण की कहानी एक अलग और भी बड़ी कहानी है। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे कन्नौज, जो कभी शक्ति का प्रतीक था, एक ऐसे जुनून का केंद्र बना जिसने उत्तर भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियों को खत्म कर दिया। और उनकी राख से राजपूतों का उदय हुआ। वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी आपसी कला, उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनका सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। हमारे स्रोतों से जो सबक मिलता है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब कोई समाज आंतरिक कलह और सिर्फ दिखावे की लड़ाई में उलझ जाता है तो वो बाहरी खतरों के लिए बेहद कमजोर हो जाता है। ये वाकई एक गहरा सबक है और हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। ये देखते हुए कि इन राजपूत राज्यों में लगातार आपस में लड़ने की एक संस्कृति बन चुकी थी, क्या इतिहास में कोई ऐसा पल था जहां वे एकजुट हो सकते थे, या क्या उनका विखंडन और अंतिम पराजय उनके उदय के समय से ही तय थी? इस पर जरूर सोचिएगा।